बिहार डीएलएड 2022-24 सत्र में नामांकन हेतु प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी आ गई है। जी हां, आप सभी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। बीएसईबी ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया है और आज के प्रभात खबर में विज्ञप्ति आ गई है। और जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना विज्ञप्ति संख्या PR 107/2022 और इस विज्ञप्ति के द्वारा बिहार डीएलएड सत्र 2022-24 में नामांकन हेतु इच्छित अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है। और ये सूचना क्या है, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी। तो बने रहेंगे, पूरे वीडियो को वॉच करेंगे और एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे। और कहीं भी आपको अगर कोई समस्या बच जाती है, आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन से संबंधित सारे नोटिफिकेशन, इम्पोर्टेंट जो भी जानकारियां हैं वो मिल जाएंगी आपको। तो चलिए शुरू करेंगे। और सबसे पहले जो जानकारी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो सूचना है, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा अर्थात डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2022-24 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्रा अभिभावक के लिए आवश्यक सूचना यहाँ पे जारी कर दी गई है। इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उन सारी जानकारियों को मैंने यहाँ पे छांट करके आप लोगों के लिए लाया है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण जानकारी है कि डीएलएड प्रवेश परीक्षा हेतु सरकारी एवं निजी, देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ों की जिक्र की गई है। जितने भी सरकारी प्रशिक्षण विद्यालय हैं और जितने भी निजी हैं, दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के दोनों ही शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटों के विरुद्ध योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 27/6/2022 से 17/7/2022 तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है। अब यह बात आती है कि सरकारी प्रशिक्षण विद्यालय कितने हैं और प्राइवेट कितने हैं। तो अभी इसकी अद्यतन सूची जारी नहीं की गई है। इसके पूर्व की सूची 2020 की सूची जारी की गई है। तो उसी सूची को आधार मानते हुए हम सीटों की गणना करेंगे। तो अगर पिछले 2020 की बात करें तो 2020 के सभी प्रशिक्षण संस्थानों की सूची मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डाल दिया था, वहाँ भी आप लोगों को अगर आप फिर से रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ भी डाल दिया जाएगा। तो टोटल जितने भी मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी संस्थान हैं उनकी सूची 2020 में जो जारी की गई थी, उम्मीद है कि 2022 में भी उन्हीं को रखा जाएगा। क्योंकि एनसीटी जो मान्यता देती है वो अधिकतम 5 वर्षों के लिए होता है और जितने भी निजी विद्यालय होते हैं, निजी प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं, उनको 5 वर्ष के बाद अपना अपडेशन कराना पड़ता है। और यदि भी अपडेशन नहीं कराते हैं तो उनकी मान्यता वहीं पे ख़त्म हो जाती है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे एडमिशन के लिए जाना है। तो वो तो आगे की बात है, उसके ऊपर हम लोग विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। और जितने भी आगे एडमिशन से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी आपकी, उन सभी के ऊपर वीडियो बना करके आप लोगों का समस्या का समाधान किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि जो आपके प्रवेश परीक्षा की सूचना जारी की गई है उसमें जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उनको समझ लें। दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि सभी अभ्यर्थियों के परीक्षोपरांत प्राप्तांक के आधार पर कोटिवार मेधा सूची तैयार की जाएगी। क्या है कि परीक्षा के बाद आपका जो मार्क्स आएगा उसके आधार पर फिर कोटिवार आरक्षण के अनुसार से मेधा सूची तैयार की जाएगी। मेधा सूची पहले कैसे होता था, मार्क्स बेस्ड एडमिशन होता था। मैट्रिक और इंटर का एवरेज निकाल करके मेधा अंक तैयार किया जाता था, लेकिन अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अब आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जितने मार्क्स आएंगे तो मार्क्स के अनुसार से ही आपका रैंक बनेगा और रैंक के आधार पर ही आपकी मेधा सूची तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर फिर आपका एडमिशन लिया जाएगा। उक्त मेधा सूची के आधार पर ही संस्थान का आवंटन अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए किया जाएगा। इसके लिए अलग से सूचना प्रकाशित की जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे निकल करके आएंगी। तो बने रहेंगे लगातार हमारे चैनल पे और जुड़े रहेंगे हमसे, ताकि आप लोगों को अपडेटेड जानकारी मिलती रहे। अगली महत्वपूर्ण जानकारी है कि योग्यता, किस आयु या किस योग्यता वाले अभ्यर्थी को यहाँ पे नामांकन के लिए आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वैसे जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इंटर की परीक्षा या समकक्ष परीक्षा कम से कम 50% अंकों से उत्तीर्ण की हैं,
यहाँ पे छूट की बात की जाती है तो अनुसूचित जाति अर्थात एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स और अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स एवं जितने भी दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 5% की छूट दी जाती है। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो एससी एसटी या फिर दिव्यांग कोटि से आते हैं, अगर इंटरमीडिएट में उनका 45% मिनिमम मार्क्स है तो वे इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। वहीं जितने भी सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, पिछड़े वर्ग के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 50% मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है इंटरमीडिएट के लिए। आगे बात करें कि उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो उम्र सीमा अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2022 को 17 वर्ष सभी कोटि के लिए होगी। इसमें किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। एक चीज़ और, बहुत सारे अभ्यर्थी जो 2022 में इंटर का एग्जामिनेशन दिए हैं वे लगातार सवाल कर रहे थे कि क्या उनको एंट्रेंस एग्जाम में बैठने का अवसर दिया जाएगा। तो बिल्कुल दिया जाएगा। यदि आपकी आयु सीमा 1 जनवरी 2022 को 17 वर्ष पूरी हो रही है तो आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, कोई इसमें बाध्यता नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरक्षण की बात करेंगे कि किस प्रकार से आरक्षण के अनुसार से मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बिहार का रोस्टर इस प्रकार से बनता है। इसमें एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 16% का आरक्षण है, एसटी के लिए 1% का आरक्षण है, पिछड़ा वर्ग के लिए 12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18%, वहीं पिछड़े वर्ग की महिला के लिए अलग से 3% आरक्षण दिया जाएगा और आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए 10% का आरक्षण, ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण है यानी कि डायरेक्ट आरक्षण मिलेगा। अब इसके बाद क्षैतिज आरक्षण की भी बात करेंगे। क्षैतिज आरक्षण क्या होता है कि आप जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी में फिर आपको आरक्षण दिया जाएगा। यदि आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो आपको 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। यानी कि यदि आप एससी में हैं या जिस भी कैटेगरी में, एससी, ओबीसी, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, जनरल, किसी भी कैटेगरी में यदि आप दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं तो वहाँ पर 5% आपको उसी कैटेगरी में दिया जाता है। इसको क्षैतिज आरक्षण कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातनी, पोता पोती को 2% का आरक्षण दिया जाता है। बिहार राज्य के निवासी, सेवारत, सेवानिवृत्त, दिवंगत या फिर भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के जो आश्रित पुत्र होते हैं या आश्रित अविवाहित पुत्री होंगी उनको 5% का आरक्षण दिया जाएगा। ये सब क्षैतिज आरक्षण है, अपनी ही कोटि में उनको आरक्षण मिलेगा। इसके बाद उर्दू विषय के अभ्यर्थियों जिन्होंने +2 स्तर की परीक्षा में अर्थात इंटर की परीक्षा में उत्तीर्णता उर्दू विषय के साथ हासिल की है उनको 10% का अलग से आरक्षण दिया जाएगा। उर्दू विषय से उनकी वहाँ पे नामांकन हो जाएगा। फिर है कि कुल सीट का 50% विज्ञान और 50% कला या वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगा। यानी कि जितनी भी सीटें होंगी उनका 2 पार्ट आप कर लेंगे। ठीक है। जैसे कि पहले क्या होता था कि प्रत्येक कॉलेज अपना अलग अलग आवेदन पत्र आमंत्रित करता था। अगर कॉलेज में 200 सीट हैं तो 100 सीट साइंस के लिए, 100 सीट आर्ट्स के लिए चला जाता था। तो अब यहाँ पे तो टोटल हो गया, तो टोटल करेंगे तो टोटल का 50% साइंस के लिए और टोटल का 50% फिर कला या वाणिज्य के लिए यानी कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो कला या वाणिज्य के स्टूडेंट्स होंगे उनका अलग सेक्शन बन जाएगा और जो साइंस के होंगे उनका अलग सेक्शन बन जाएगा। 2 संकाय में बढ़ जाएगा पूरा सीट। उसके बाद फिर आरक्षण का जो क्राइटेरिया होगा वो बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप साइंस में हैं या फिर आर्ट्स में हैं। तो वो सारी चीज़ें आगे भी हम लोग समझेंगे। आवेदन की तिथि की बात करें तो 27 तारीख यानी कि कल सोमवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 17/7/2022 तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। परीक्षा शुल्क 27 से 2022 से 19/7/2022 तक स्वीकार किए जाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे और आगे अगर डेट बढ़ने की संभावना होगी तो उसकी भी सूचना आ जाएगी, तो वो तो बाद की बात है। प्रवेश परीक्षा की बात करेंगे। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका कंप्यूटर के ऊपर बैठ करके ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप देंगे। वो 150 प्रश्नों की परीक्षा होगी और परीक्षा का जो सिलेबस होगा उसके ऊपर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 4 ऑप्शन, 4 में से जो सही होगा उसको आपको टिक करना होगा वहाँ पे। तो उसी मेथड से एग्जामिनेशन लिया जाएगा।
आगे बात करें कि परीक्षा शुल्क क्या रहेगा, तो जो सामान्य वर्ग या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि देखिए जनरल, EWS, उसके बाद BC और EBC, ये 4 कैटेगरी के स्टूडेंट अगर हैं तो उनको 960 रुपये देने होंगे एग्जामिनेशन शुल्क, और SC, ST और दिव्यांग कैटेगरी के अगर स्टूडेंट हैं तो उनको 760 रुपये देने होंगे। ठीक है, 200 रुपये कम। तो ये परीक्षा शुल्क की बात हो गई। परीक्षा की अवधि कितनी होगी, तो CBT मोड में परीक्षा होगी और 150 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, अर्थात 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और 2.5 घंटे में आपको कुल 150 प्रश्न बनाने होंगे, यानी कि 150 मिनट में आपको 150 सवाल बनाने हैं, 1 मिनट में 1 सवाल बनाना है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी है। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सिलेबस के ऊपर मैंने पहले ही डिटेल से वीडियो डाल दिया है, और कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन कौन से बुक से आप तैयारी कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी दी गई है सिलेबस वाले वीडियो में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आई बटन में भी डाल दूँगा और लास्ट में एंड स्क्रीन में भी लगा दूँगा इस वीडियो को। अब यहाँ पे देखेंगे कि परीक्षा का सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो सबसे पहला सामान्य हिंदी या फिर उर्दू, इससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद गणित से 30 प्रश्न, विज्ञान से 20 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन से 20 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से 25 प्रश्न और रीजनिंग से 25 प्रश्न रहेंगे। ये रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन आपको रहेगा ये बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो गाइड आती है उससे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जितने भी ये ऊपर के विषय हैं क्लास 9 और 10 के बुक से आप तैयारी करेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप मार्केट से कोई बुक नहीं खरीदो तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी तक इसके पूर्व कोई भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो ना किसी को आइडिया है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ना ही इसका क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और जो डिटेल सिलेबस तैयार किया गया है, डिटेल सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें। वहाँ जो चैप्टर दिए गए हैं कि कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मार्किंग सिस्टम क्या रहने वाला है, तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, और एक अगर आप गलती करते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, निगेटिव मार्किंग इसमें है, तो आपको सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। वही बात की जा रही है नॉर्मलाइजेशन की भी इस एग्जामिनेशन में। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, मार्क्स आने के बाद फिर से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में क्या कुछ होगा वो आगे देखने वाली चीज़ होगी, उसके ऊपर हम लोग आगे विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। आगे है कि ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है। तो वेबसाइट आपके सामने दिख रहा है secondary.biharboardonline.com, ये पहला वेबसाइट हो गया। दूसरा वेबसाइट दिया गया है biharboardonline.bihar.gov.in। ये 2 वेबसाइट दिए गए हैं, दोनों वेबसाइट के माध्यम से आप डायरेक्ट जाकर के आवेदन कर सकते हैं। और इस PDF को मैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगा। और पहला चरण जो होगा वो आपका रजिस्ट्रेशन का होगा, दूसरे चरण में आप फॉर्म भरिएगा। तो पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, यूजर ID, आपके नाम का डिटेल, ये सब जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उसे मांगा जाएगा आपसे। उसको भरने के बाद आपको यूजर ID और पासवर्ड दिया जाएगा। आप उस यूजर ID और पासवर्ड को अच्छे से कहीं किसी डायरी में लिख करके रखेंगे, क्योंकि आपको बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अगर भूल जाएंगे तो फिर आप ही को परेशानी होगी, तो भूलना नहीं है। रजिस्ट्रेशन के उपरांत आपको फिर फॉर्म भरने का इंटरफेस खुल जाएगा, वहाँ पे आपको डिटेल से सब कुछ डालना है, और क्या क्या चीज़ें और आगे लगेंगी आइए इसके बारे में जान लेते हैं। आवश्यक प्रमाण पत्र की बात करते हैं कि कौन कौन सा प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा आवेदन करते समय। तो आवेदन करते समय आपको मैट्रिक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र देना होगा, इंटर का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र देना होगा। आप कैसे देंगे, तो स्कैन करके देना है। और स्कैन कैसे करेंगे, ओरिजिनल का स्कैन कर सकते हैं, या अगर आपके पास फोटोकॉपी है तो फोटोकॉपी को पहले सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे। ठीक है,
स्व हस्ताक्षरित कर लेंगे, उसके बाद आपको स्कैन करना है। ये नहीं कि फ़ोटोकॉपी को सादा सादी स्कैन कर दिए तो वो रिजेक्ट हो सकता है आपका, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डाल रहे हैं तो वो मान्य है, अगर आप फोटोकॉपी डाल रहे हैं तो आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अनुसूचित जाति या जनजाति के उम्मीदवार अगर हैं तो उनको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, और यदि अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो उनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना होगा। और जितने भी महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जमा करने होते हैं आवेदन के समय या फिर नामांकन के समय, इसके संदर्भ मैंने पहले वीडियो बना दिया था, आज से लगभग 2 महीने पहले ही, 2-2.5 महीने हो गए हैं उस वीडियो को बनाए हुए, क्योंकि मुझे मालूम था कि जैसे ही एग्जामिनेशन का नोटिस आता है तो एट ए टाइम सारी चीज़ें बनाना संभव नहीं हो पाता है कई बार, तो आपको उस दौरान मैंने इसीलिए सचेत कर दिया था कि एनसीएल ज़रूर बनाना है। तो एनसीएल की डिमांड की गई है, अगर आप एनसीएल नहीं देते हैं तो आपका पिछड़ा या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग पर जो आरक्षण का दावा होगा वो मान्य नहीं होगा। केवल यदि आप जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं तो फिर आपका ऐसे में रिजेक्ट हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो एनसीएल बनवा करके देना है। एनसीएल कैसे बनता है, तो एनसीएल बनाने के पहले आपको आपका जाति, आवासीय और आय, ये तीनों प्रमाण पत्र बनाने होंगे, और इन तीनों प्रमाण पत्र को फिर से आप अप्लाई करेंगे एनसीएल के लिए। तो ये प्रोसेस होता है एनसीएल बनाने के लिए, और ये भी अद्यतन चाहिए, यानी कि साल भर से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर साल भर से ज़्यादा आपका है तो फिर आपको दिक्कत होगी। एक नोट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति या अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, अर्थात उनके मायके से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके ससुराल से, पति के नाम से नहीं होना है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, अगर दिव्यांगता है तो दिव्यांगता की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगेगा ही। स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातनी, पोता पोती अगर दावा करती हैं तो उनको जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के लिए आरक्षित स्थान का लाभ लेने के लिए भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र देना होता है। आपको पासपोर्ट साइज हाल का खींचा हुआ स्कैन करके देना होगा, उसका भी साइज दिया हुआ है, कितने साइज में आपको बनाना है। सफ़ेद कागज़ पर काले पेन से हस्ताक्षर करके आप अच्छे से हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर में इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। जिस तरह से आप सिंपली हस्ताक्षर करते हैं बैंक वगैरह में, तो उसी तरह से हस्ताक्षर करके आपको यहाँ पे देना है। तो ये सारे आवश्यक प्रमाण पत्र हो गए। अब बात करेंगे त्रुटि सुधार। मान लीजिए कि आवेदन करते समय आपकी कोई जानकारी गलत हो जाती है तो फिर आपको आवेदन भरने की अंतिम तारीख तक सुधार करने का अवसर रहेगा। ऐसे तो वहीं पे आपको एक बार नोटिस आ जाएगा, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो सबमिट करने से पहले एडिट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप एक बार पहले देख लेंगे, पूरी जानकारी को अच्छे से ध्यान से एक एक अक्षर को अपने सर्टिफिकेट से मिला लेंगे, और नाम के स्पेलिंग में, पिताजी के नाम के स्पेलिंग में कई बार माइनर मिस्टेक हो जाता है, तो उस चीज़ पे ध्यान से फोकस करते हुए चीज़ों को देखेंगे और एडिट बटन पे क्लिक करके आपको सुधार करने का अवसर दिया जाएगा। तो आवेदन भरने की अंतिम तारीख तक सुधार करने का अवसर रहेगा, और इसके बाद फिर आप नहीं सुधार कर पाएंगे। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी को डाउनलोड करके सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको भविष्य में पड़ेगी। अब अंतिम बात की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो इसके ऊपर मेरा प्रॉपर वीडियो बना हुआ है सिलेबस वाला, उस वीडियो को आप वॉच करें, अच्छे से पूरे ध्यान से देखें। और जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं तो क्लास 9 और क्लास 10 का जो भी आपका साइंस है, ठीक है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 9 और 10 दोनों का आप पीछे वाला पार्ट देखिएगा। पीछे भारतीय भवन के बुक में पीछे में सारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लें और वहीं से आपको प्रश्न आ जाएंगे। उसी प्रकार से आपको मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में आपको क्लास 9 और 10 के अलावा एक कॉमर्शियल जो चैप्टर है, लाभ हानि प्रतिशत बट्टा, ये जो चैप्टर है ये क्लास 9 और 10 में है नहीं, तो इसके लिए आपको किसी कंपटीशन वाले बुक से, RS अग्रवाल का मैथमेटिक्स हो, वहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और 9 और 10 के बुक से ही आपको सारा चैप्टर मिल जाएगा, जितना भी चैप्टर दिया हुआ डिटेल वाला उससे बताया हुआ है अच्छे से। इंग्लिश और हिंदी में आपको ग्रामर ही पूछा जाएगा,
तो ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और उर्दू वाले कैंडिडेट भी अपना देख लेंगे, वो व्याकरण का पक्ष जो होता है आप लोगों का, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। और रीजनिंग की बात मैंने की, तो रीजनिंग की बात करें तो उसके लिए बीएड का जो प्रवेश परीक्षा का गाइड आता है उससे आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सारा जो टॉपिक है वो सेम बीएड वाला सिलेबस का है। तो इस प्रकार से आप प्रवेश परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचा हुआ है